Hello students, I am Kavita. Welcome to ATP Star, the super learning platform. So students, guys, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम ये लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए और आप आगे से आगे सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो सबसे पहले हम नेपोलियन पे चलते हैं, पीछे वाले टॉपिक पे। तो नेपोलियन से कनेक्ट करते, जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पहले वाले टॉपिक में क्लियर किया था कि नेपोलियन था कौन। ही वॉज द डिक्टेटर, ही वॉज अ डिक्टेटर, वो एक डिक्टेटर था। अच्छा, उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स थे और कुछ बुरे भी ड्रॉबैक्स थे। तो ऐसे ड्रॉबैक्स के कारण बहुत से लोग इससे डिससेटिस्फाइड थे। अच्छा, कौन से लोग डिससेटिस्फाइड होंगे? जिनकी बाउंड्रीज को ये कैप्चर कर रहा है। उसी में से रशिया, प्रूशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। कौन? रशिया, प्रूशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ये चारों ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने एक बैटल लड़ा। दैट बैटल वॉज नोन एज बैटल ऑफ वाटरलू। कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ वाटरलू। स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ वाटरलू क्या था? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बैटल ऑफ वाटरलू क्या था। बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, 1815 के अंदर। देखो 1804 का कोड ऑफ कंडक्ट आया। 1804 कंडक्ट मतलब नेपोलियन आया, डिक्टेटर आया। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस की बाउंड्रीज को उसने कैप्चर किया। स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ? बहुत सारे कंट्रीज नाराज होंगे कि हमारी टेरिटरी पे है। बहुत सारे लोग भी नाराज थे क्योंकि इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स थे तो कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसीलिए नेपोलियन को कई बार सन की डिक्टेटर के नाम से भी जाना जाता है। अब बैटल ऑफ वाटरलू में हुआ क्या? स्टूडेंट्स, 1815 के अंदर ये लड़ा गया। 1815 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, जिसके अंदर 4 कंट्रीज थे। वो कौन कौन से थे? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से कंट्रीज थे जिन्होंने इनको हराया। एक तो प्रूशिया, रशिया और कौन था? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन चारों ने हाथ मिला लिया। फिर क्या किया? इन चारों ने मिलके किसको मार डाला? किसको मारेंगे? ये नेपोलियन को मारेंगे। अब नेपोलियन को कहाँ मारेंगे? एक वाटरलू नाम के प्लेस पर। इसीलिए ही तो इसका नाम बैटल ऑफ वाटरलू रखा गया। और कब मारा गया? ये 1815 के अंदर। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 1815। इसको बेटा याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक है कि बैटल ऑफ वाटरलू क्या है। बैटल ऑफ वाटरलू में किसको मारा गया, क्या था, कौन से ईयर में हुआ और कौन कौन से कंट्रीज ने मिलके मारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके इस चैप्टर का। अब क्या है, चारों कंट्रीज इसको मार देती हैं, ये मर जाता है। अब सत्ता किसके हाथ में आती है? जब ये चारों मिलकर मारेंगे, ये सारे अब फ्रांस की पावर को अपने अंडर में ले लेते हैं, क्योंकि फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन था। नेपोलियन को मारने के बाद ये चारों के चारों हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं अब फ्रांस पर हम राज करेंगे। तो बेटा एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ वियना। वियना जो ट्रीटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वियना ट्रीटी जो है वो कब होती है? ये ड्रू अप होती है। ये जो है वियना ट्रीटी जो है वो ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के अंदर आती है। अब आपके मन में आया होगा कि ये ट्रीटी क्या होती है, ट्रीटी ऑफ वियना क्या है? ट्रीटी ऑफ, देखो जब दो कंट्रीज या जो भी है आपस में लड़ाई लड़ते हैं, जैसे हमारे शासनकाल में चलता था कि अकबर ने जोधा से शादी करी तो क्या हुआ था? संधि कर ली। संधि मतलब पैचअप, यानी कुछ कंट्री जो हारे हुए रहते हैं उनको सरेंडर करना होता है उन जीते हुए कंट्रीज से जो कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई में आगे निकल गए। लेकिन इन शर्तों को मानना पड़ता है उन हारी हुई जगहों पे। यहाँ पे हारा हुआ कंट्री कौन है? फ्रांस है। फ्रांस में क्यों हार गया? क्योंकि वहाँ का डिक्टेटर मार दिया गया। और किसके द्वारा मारा गया? वो मारा गया प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के द्वारा। तो बने रहिए इसके साथ।
अब वो क्या होता है कि फ्रांस जो है वो हारा है, तो उसी के साथ एक ट्रीटी नई फॉर्म होती है और उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ वियना। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपसे क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है, ट्रीटी ऑफ वियना क्यों की गई, क्या ईयर था और कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे। तो कंट्रीज में अगर नाम आए तो वो सारे कंजर्वेटिज्म थे। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में आएगा नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेटिव क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि 3 तरीके के लोग होते हैं। आप लोगों के दिमाग में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कुछ लोग लिबरल्स होते हैं, कुछ लोग रेडिकल्स होते हैं और कुछ लोग कंजर्वेटिव्स होते हैं। तो बेटा लिबरल्स कौन होते हैं, लिबरल्स वो लोग होते हैं जो कि लिबर्टी को चाहते हैं। लिबरल वर्ड है, लिबरल वर्ड जो होते हैं वो आज़ादी तो चाहते हैं, उनके विचार तो बहुत मॉडर्न है, लेकिन उन्होंने कभी फीमेल के वोटिंग राइट्स की बात नहीं की। दूसरी तरीके के लोग वो होते हैं जो रेडिकल्स कैटेगरी में आते हैं, जो मेल और फीमेल को बराबर मानते हैं, मतलब जैसा अधिकार मेल का होगा वैसा ही फीमेल का होगा। और रेडिकल्स भी एक नई विचारधारा के लोग हैं। तीसरे लोग आते हैं कंजर्वेटिव, जैसे हमारे पुराने लोग या जो पुरानी सत्ता को, शासन को, टेम्पल्स को, पुराने राजाओं को, बड़े लोगों को वैल्यूज़ देते हैं। ऑर्थोडॉक्स होते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, जिनको फीमेल्स का बाहर जाना पसंद नहीं है, बड़ा है उसी की चलेगी घर में, दैट टाइप ऑफ थिंकिंग विल बी कॉल्ड अ कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर जब बात आती है वो कंजर्वेटिव्म की आती है। कंजर्वेटिज्म क्या है, एक कंजर्वेटिज्म एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इन्होंने काम किया था। कौन थे, उन्होंने कहा था हम लिबर्टी को हटाएंगे, कोई भी इंसान लिबरल नहीं होगा। यानी ये चारों लोग हैं, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये सभी मिलकर जो है फ्रांस के पूरे पार्ट पर अधिकार किए हुए हैं और ये चाहते हैं अब जो फ्रांस है हमारे कब्जे में है और हम सारे कंजर्वेटिव हैं। ये सारे कंजर्वेटिव नोशंस के थे, यानी ये जो पुराने राजाओं की परंपरा थी। क्या हुआ था, नेपोलियन ने प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो है उसको हटा दिए थे, यानी नोबल्स हो चाहे क्लर्जी हो उन सबको टैक्स पे करना होगा। लेकिन जैसे ही कंजर्वेटिव आते हैं वो ये नहीं चाहते कि राजाओं की विरासत जाए, उनकी हेरिटेज को नुकसान हो। वो चाहते हैं कि नहीं, जो पुराने लोग हैं उनकी सत्ता चलती रहे और उनका जो है शासन चलता रहे। तो ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं। आपको जुड़े रहना है हमारे साथ और बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आपको मैं आगे ये बताऊंगी कि जो भी आप कंजर्वेटिव देखो तो वो यही आएगा इस क्वेश्चन में कि 1815 की जो ट्रीटी थी उस ट्रीटी का नाम क्या था। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। उस ट्रीटी में कौन कौन से कंट्रीज थे, तो आपको रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन जो है याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट विल बी द क्वेश्चन, व्हाट वाज द बैटल ऑफ वाटरलू। तो बैटल ऑफ वाटरलू वही बैटल है जो फ्रांस के साथ चारों कंट्रीज ने मिलके किया था, जिसके अंदर नेपोलियन एक डिक्टेटर की हार होती है और वो मर जाता है, मार दिया जाता है इन चारों द्वारा। और उसके बाद एक ट्रीटी नई फॉर्म होती है, दैट ट्रीटी वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ शर्तें थी, हर कोई ट्रीटी जो होती है उसमें कुछ शर्तें होती है बेटा। शर्तें क्या थी, बॉनबोन डायनेस्टी। बॉनबोन डायनेस्टी क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट वाज बॉनबोन डायनेस्टी। स्टूडेंट्स, बॉनबोन डायनेस्टी जो है वो राजाओं की सत्ता होती है। राजाओं की सत्ता मतलब जो नेपोलियन ने हटा दिया था, क्योंकि प्रिविलेजेस बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर टैक्सेशन में छूट, राजाओं को हटाना, ये सब हट चुका था। लेकिन इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना में इन चारों कंजर्वेटिव ने, जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने कहा था विच हैड बीन डिस्पोज्ड, जो हटा दी गई थी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत पहले जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जो 9th वाला पार्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका आया था, उसमें लुइस 16 था जिसको गुलेटाइन करके मार दिया गया था सभी लोगों ने मिलकर पैलेस में, वर्सेलीज के पैलेस में। आपको वो वाला एक टॉपिक है वर्सेलीज के पैलेस में। उसके बाद यहाँ डेमोक्रेसी आई थी, डेमोक्रेसी के बाद नेपोलियन आया था, नेपोलियन के बाद कंजर्वेटिव आए थे। यानी देखो एक इस फेज बाय फेज कैसे मुड़ा हुआ आ रहा है। सबसे पहले वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था जिसमें लुइस 16 था। लुइस 16 के बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। डेमोक्रेसी के बाद वहाँ पर डिक्टेटरशिप आती है, जो कि डिक्टेटर कौन है, नेपोलियन है। डिक्टेटर के बाद यहाँ पर कंजर्वेटिविज्म आता है, जो पुरानी सोच के लोग हैं।
वो पुरानी सोच के लोग हैं, इसीलिए उन्होंने बोर्बन डायनेस्टी को जो डिपोज्ड हो गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, हटा दी गई थी। जब विद्रोह किया था लोगों ने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया था, तब इनको हटा दिया गया था। मतलब सत्ता राजाओं के आधार पर नहीं चलेगी, उसको वॉज रीस्टोर्ड, उसको दोबारा से लाया दिया गया, बोर्बन डायनेस्टी को वापस से लाया गया कि नहीं, हमारे राजा रहेंगे, हमारी विरासत रहेगी, हम जीवंत रखेंगे उनको। ये सारी बातें जो है ये लोग लेकर आते हैं। कौन? ट्रीटी ऑफ वियना के कंजर्वेटिव। कौन? वियना के कंजर्वेटिव कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के वो सारे लोग जो पुरानी बातों को मानते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको ये याद रखना है। सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। अब क्या था, जब नेपोलियन आया, वो एक डिक्टेटर था, उसने क्या करा था, अपनी आर्मी के ऊपर पैसा खर्च करना चाहता था, अपनी आर्मी पे पैसा लगाया था, क्योंकि वांट टू बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल बनना चाहता था। इसी वजह से आर्मी को वो बाहर भेजता था, फ्रांस की टेरिटरी को एक्सपेंड करो, फ्रांस को आगे बढ़ाओ, फ्रांस को आगे ले जाओ। तो उसकी बाउंड्रीज को क्या करा उसने, आगे किया। अब क्या हुआ, इन कंजर्वेटिव को वो पसंद नहीं आया। इन्होंने जब नेपोलियन को मारा तो वो जितनी भी बाउंड्रीज हैं बेटा, जितनी भी बाउंड्रीज है स्टूडेंट्स, उन सबको इन्होंने कहा एक बाउंड्रीज स्टेट सेटअप कर दिया जाए, ताकि फ्रांस कभी भी इन फ्यूचर में पार में आता है तो वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड ना करे। और वो सारी बाउंड्रीज जो है फ्रांस ने जो एक्सपेंड की है वो सारी वापस से कम कर दी जाए। तो ये दूसरा था, प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन फ्यूचर में फ्रांस अपनी बाउंड्री को आगे नहीं बढ़ा सकता। ये कंजर्वेटिव का दूसरा पॉइंट था। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ आप बने रहिए कि प्रूशिया, अरे प्रूशिया के साथ क्या हुआ। अब प्रूशिया कौन था, क्योंकि प्रूशिया भी तो कंजर्वेटिव थे, उन्होंने भी तो वाटरलू में नेपोलियन को मारा था। तो इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑफ वेस्टर्न फ्रंटियर्स मतलब वेस्ट पार्ट जो है, वेस्ट का जो पार्ट है फ्रांस का, वो दिया गया प्रूशिया के हाथ में। तो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न फ्रंटियर्स का पार्ट किसको दिया जाता है, प्रूशिया को। तो इसके साथ बने रहिए। और ऑस्ट्रिया को फिर क्या दिया जाता है, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली में दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बाद अब ये थोड़ी चुपचाप बैठेंगे कि इनको कुछ ना मिला जाए। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट, नेपोलियन ने कुछ ऐसी चीज़ें सेटअप की थी कि 39 स्टेट्स का वो सब कुछ चीज़ें जो है नेपोलियन ने जैसे की थी उसको वैसे ही रहने दिया था। अब जो है हमें ये याद करना है कि और क्या किया था इसने, और क्या किया था इसने। इन द ईस्ट, जो ईस्ट वाला पार्ट है, रशिया भी तो जीता था, तो रशिया कहाँ जाएगा, वो ईस्ट वाला पार्ट लेगा, है ना, गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड जो है वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया के हाथ में चल गया पोलैंड। और वाइल प्रूशिया, सैक्सोनी का जो पार्ट है वो किसके हाथ में चला गया, फ्रांस का। वो फ्रांस का जो एरिया है वो किसके पास चला गया, सैक्सोनी जो है वो प्रूशिया के पास चला गया। प्रूशिया ने अधिकार कर लिया, रशिया ने कर लिया, ऑस्ट्रिया ने कर लिया, इन सब ने अधिकार कर लिया, फ्रांस को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। अब क्या हुआ, द मेन इंटेंशन ऑफ द कांग्रेस वॉज रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। जो मेन इंटेंशन था, जो इनके अंदर की सोच थी, कांग्रेस वॉज, जो नई फ्रेम हुई थी कांग्रेस, रिस्टोर मतलब दोबारा से हासिल करना, दोबारा से एस्टेब्लिश करना। किसको एस्टेब्लिश किया था बेटा, मोनार्की को। मोनार्की मतलब राजाओं की विरासत को, दैट हैड बीन, जो कि ओवरथ्रोन की गई थी। ओवरथ्रोन मतलब गिरा दी गई थी, हटा दी गई थी, जो भी सत्ता हटा दी गई थी। किसकी हटाई थी, नेपोलियन ने, राजाओं की। तो कंजर्वेटिव ने न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में निकला कि जो भी ओवरथ्रोन हुआ है, जिन जिन सत्ताओं को, राजाओं को हराया गया है, मोनार्की को, उसको दोबारा से लाया जाए। तो ये शर्तें थी इनकी। लेकिन ये बहुत ही रिजिड पॉलिसी थी फ्रांस के साथ, फ्रांस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन क्या करें, एक हारा हुआ कंट्री था। क्या प्रॉब्लम्स थी इसमें, क्रिटिसिज्म कंजर्वेटिव रिजाइम्स का है, बहुत से लोग जो है बहुत क्रिटिसाइज करते थे इसको, बहुत आलोचनाएं भी होती थी। क्या था, क्या बुरा था, आप सब देखते हो कि किसी भी कंट्री को जब जब कोई देश गुलाम बनाता है तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि किसी को भी किसी के अंडर गुलाम बनना पसंद नहीं है।
तो बेटा ऐसा ही होता है कि जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, कंजर्वेटिव रिजाइन सेटअप, जो कि ये 1815 के अंदर सेटअप हुआ, वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह, यानी ऑटोक्रेटिक मतलब सत्ता किनकी, बड़े लोगों की, बड़ी शख्सियत की, जिनके पास क्या है, पैसा है, धन है, दौलत है, या फिर कोई राजा महाराजा है। इसी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया। और क्रिटिसाइज़ करने वाला कौन है, मिडिल क्लास के एलाइट्स, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। वो सारे लोग जो मिडिल क्लास से हैं वो बेटा इसमें आएंगे। फिर इम्पोज्ड सेंसरशिप, इसके अलावा कंजर्वेटिव रिजाइन ने इम्पोज कर दिया, सेंसरशिप पे रोक लगा दी थी। यानी कंजर्वेटिव ने कहा था हमारे खिलाफ मीडिया में, जैसे नेपोलियन ने कहा था वैसे इन्होंने कहा, अगर हमारे खिलाफ कोई भी शख्सियत किसी जर्नल्स में, किसी आर्टिकल्स में, किसी मैगजीन्स में कुछ भी लिखती है तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो कैसे पसंद आएगा, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया बेटा। तो यही तो चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है बेटा इस चैप्टर में, यही तो पॉइंट्स है जो हमें क्लियर होने चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या और बुरा लगता है, रिवॉल्यूशनरीज भी तो आएंगे। अगर रिवॉल्यूशनरीज कौन होते हैं, वे रिवॉल्यूशनरीज वो लोग होते हैं जो आंदोलन लड़ते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं। तो इनको भी गुस्सा आया, जो मिडिल क्लास के एलाइट्स हैं, जो दूसरे नेशनलिज्म के स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिनको देश के लिए कुछ करना है, तो वो नेशनलिज्म क्या करेंगे, वो नेशनलिस्ट जो है उनमें से कई लोग रिवॉल्यूशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आज़ादी की मांग करेंगे। तो रिवॉल्यूशनरीज एट दैट टाइम मीन टू कमिटमेंट अपोज मोनार्की, लेकिन बहुत ही भयंकर था, बहुत ही रिजिड था, बहुत ही गलत था। अगर किसी ने मोनार्की के खिलाफ और इन कंजर्वेटिव के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो कुचल दिए जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। इन्होंने कहा अगर किसी ने मोनार्की फॉर्म्स को दबाया या किसी ने हमारे राजाओं की सत्ता को बोला कुछ, तो हम उनको मार डालेंगे फैमिली समेत। एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस, जो नई वियना कांग्रेस बनी थी उसमें जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो बहुत टफ थे, और इस सारे रूल्स और रेगुलेशंस को अगर जो फॉलो नहीं करता उनको मार दिया जाता। लेकिन चिंगारी भड़की हुई है, लोग भड़के हुए हैं, लोगों को अभी गुस्सा आ रहा है लेकिन बाहर तक नहीं आया। तो इसमें क्या होता है ऐसा, गिज़िबी मैज़िनी जो है उसके साथ हमारा स्टार्ट होगा न्यू लेक्चर। गिज़िबी मैज़िनी कौन था और वो उसका क्या रोल था और उसने क्या किया फ्रांस के लिए, उसकी कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, और गिज़िबी मैज़िनी कितना अच्छा रिवॉल्यूशनरीज था, और इसका नाम जो है जर्मन यूनिफिकेशन, इटली के यूनिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके इस चैप्टर में यूनिफिकेशन वर्ड बहुत टकराएगा। तो गिज़िबी मैज़िनी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और न्यू टॉपिक। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये बताना ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।